ये 100 रुपए में से वो लोगों ने होल्ड करके रख लिए। अब हुआ क्या, मनी इज बेसिकली सक्ड आउट ऑफ द सिस्टम। वो जो 100 रुपए की इकोनॉमी थी उसमें से 50 रुपए निकाल लिए गए। अब जब 50 रुपए निकाल लिए गए तो फिर क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज हो गई या डिक्रीज इन प्रोडक्शन। किसी को कौन एग्जाम्पल दे सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज होना मतलब क्या? जब कोई आपसे कहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज हो गई तो इसका क्या मतलब है? कोई भी सिंपल सी एग्जांपल मुझे दे दो। मैं इसलिए इसको इंटरेक्टिव रख रहा हूं क्योंकि अगर सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हो सकता है कि आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। ये समझना बाद से ज़कात के नोट्स भी शेयर करूंगा जिसमें फिर मैं जिक्र होगा। तो मतलब उस टॉपिक को चार्ट समझा। नो इन्वेस्टमेंट नो जॉब क्रिएशन, रिसेशन, प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन है तो पैसे कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, स्प्रेडिंग ऑफ वेल्थ में भी, लेस बायर लेस सेल, लेस बायर लेस सेल, ये कॉन्सेप्ट है। लेट्स से एक कॉफी शॉप है, उसकी बहुत सारी अभी मैं मिसालें कर, लेकिन समझे कॉफी कॉफी शॉप है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिक्रीज होना क्या है। पहले एक कॉफी शॉप में रोज 100 कॉफीज सेल होती थी, ठीक है। अब उस कॉफी शॉप में क्योंकि पैसे आधे हो गए, 100 से 50 शॉप में डायरेक्ट, और अब उस कॉफी शॉप में 50 कॉफियां सेल हो। पहले 100 कॉफी सेल होती थी और 50 कॉफी सेल होती है। और ये जो आपने सारी चीजें बताई ये भी उससे डायरेक्टली रिलेट करती हैं, जैसे लेस बायर लेस सेल, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज हुई तो इकोनॉमी में भी कम हो, तो इसीलिए सेल। तो शॉप का 100 से आना एक्टिविटी कहलाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल। उससे क्या होगा, अब भाई पहले 100 कॉफियां बनती थी, एक बन के 50 से 5 बन, बाकी 5 बंदों के साथ क्या होगा, उनकी तो ठीक है, हम ही आ गए, मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं ले रहे, ठीक नहीं आ रहा, तो भाई मैं तो सरमायादार हूं, मैं क्यों जो है ना वो 10 बंदे हायर करूंगा सिर्फ इसलिए कि उनका घर चलता रहे। मैं अब खुद सामने मैं क्या करूंगा उनको। होगा, Recording in अगर progress. मेरी जेब में पहले 10 रुपए होते थे अब 5 रुपए हैं, ठीक है, तो मैं मार्केट से कम चीजें खरीदूंगा, ऐसे ही करूंगा। अगर मेरे पास 10 के बजाय 20 रुपए हो जाएंगे मैं मार्केट से बहुत ज्यादा चीजें खरीदूंगा, ठीक है। अगर मतलब इसमें हम इस चीज को कांस्टेंट रखते हैं कि मैं पैसे बचा नहीं रहा, ठीक है, यहाँ कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ मार्केट में, मार्केट को अगर आप देखें तो चांसेस क्या है, मैं ज्यादा चीजें खरीदूंगा, ज्यादा पैसे होंगे ज्यादा चीजें खरीदूंगा, कम पैसे होंगे कम चीजें खरीदूंगा। या अगर मेरी जॉब चली गई, ठीक है, मतलब 10 में से 5 लोगों की जॉब चली गई, इसी तरह आधे मुल्क की अगर जॉब चली गई तो चीजें खरीदने वाले कम हो जाएंगे कम। हाँ, तो अब क्या हुआ, जब जॉब कम हुई तो उससे क्या होना शुरू हुआ, लोगों ने चीजें कम खरीदना शुरू की, या कि सैलरी अगर कम हो गई इन्होंने चीजें कम खरीदना शुरू की। अब जब लोग कम चीजें खरीदेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर वो कॉफी शॉप और कम चीजें बनाएगा, वो 50 से 45, 45 से क्या होगा, जॉब और कम हमें देने, मतलब उसको और कम लोगों की जरूरत होगी। पहले 5 लोगों की जरूरत थी अब 4.5 लोगों की जरूरत है। अब 4.5 लोगों की जरूरत है उससे क्या हुआ, और पैसे कम हुए मार्केट में, ठीक है। पहले अगर लोग आटा खरीद रहे थे, सब्जियां खरीद रहे, सॉरी, अगर रात के टाइम पे 2 डिशेस पका रहे थे तो अब एक डिश पका रहे हैं, ठीक है, एक डिश पका रहे हैं, मुर्गी के बजाय वो सब्जी ले रहे हैं तो मुर्गी वाले की भी सेल कम हो जाएगी,
ठीक है, अब दो के बजाय एक डिश पका रहे हैं, तो जो वो एक डिश छोड़ रहे हैं, लेट्स से वो दाल पका रहे थे, अब दाल नहीं पका रहे, सिर्फ सब्जी खा रहे हैं, तो दाल की सेल कम होती है। ठीक है, फिर यही क्या नाम है, इसी एक्टिविटी, फिर उससे मतलब आपको, आप खुद इस एग्जाम्पल को रिलेट करके देखें तो आपको एक चीज नजर आए, सिस्टम से पैसे निकलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है, उसके रिजल्ट में जॉब्स कम होती हैं, उसके रिजल्ट करते हैं, और उसके रिजल्ट में फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी और डिक्रीज होती है। ठीक है, जहां पे वो 45 कप हो गए थे, फिर 40 होंगे, फिर 35 होंगे, फिर 30 होंगे, इस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है। गवर्नमेंट सिस्टम में वैसे बेसिकली अगर इकोनॉमी देखें ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा सिस्टम में डालती है ताकि मेंटेन रहे और इकोनॉमिक एक्टिविटी ना डिक्रीज। सही है, लेकिन इस्लाम भी इस चीज को डिस्करेज करता है, पैसे को बचा के रखना, पैसे को होल्ड करने। ठीक है, होल्डिंग का और भी कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन इस्लाम इस चीज को डिस्करेज करता है, जो इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, किस तरह डिस्करेज करता है देखें। एक तो जक़ात जो है ना, अब पहले मुझे बताएं ये चार्ट समझ आया, या मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूं, या इसमें अगर कोई भी चीज नहीं समझ आ रही तो क्लियर करवा लें मुझसे। इट ऑल्सो लीड्स टू राइज इन इन्फ्लेशन, हाँ फिर वो इकोनॉमिक्स हो जाएगी ना, तो इन्फ्लेशन पे हम नहीं जाते। दोबारा बता दी। देख, इस्लाम क्या करता है, होर्डिंग को डिस्करेज करता है। होर्डिंग क्या है, जखीरा अंदोज, पीपल होर्ड मनी। ठीक है, लोगों ने पैसे जो है ना अपने पास जखीरा करने शुरू। टोटल सिस्टम में 100 रुपए थे। ठीक है, 100 रुपयों में से 50 रुपए लोगों ने निकाल के अपने पास जखीरा करना शुरू कर दिया। ठीक है, सिस्टम से 50 रुपए निकल गए, मनी सक्ट आउट ऑफ द सिस्टम, 50 रुपए निकल गए। बात, अच्छा, अब 50 रुपए निकलने से क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी। मैंने आपको एक कॉफी शॉप की एग्जांपल दी थी, पहले उस कॉफी शॉप पे 100 कप ऑफ कॉफी सेल होते थे, अब उस कॉफी शॉप पे 50 कप ऑफ कॉफी सेल हो। ठीक है, क्या हुआ, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज हो गई। इस कॉफी कप्स का कम होना, उनकी सेल कम, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कम हुई है। ठीक है, अब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है, पहले 100 कप सेल हो रहे थे, अब 50 सेल हो रहे हैं, तो उसके लिए लोग भी हमें कम चाहिए होंगे उन कप्स बनाने के लिए। सपोज करते हैं हर कप बनाने के लिए हर बंदा 10 कप बनाता था, हर 10 कप बनाने के लिए एक बंदा चाहिए था। अब 50 कप बनाने के लिए कितने बंदे चाहिए, हमें 5 बंदे चाहिए। ठीक है, 5 बंदे चाहिए तो मैंने आप ऑप्शन बताया, या तो हम उन्हें फारिग करेंगे, या तो हम सैलरियां कम करेंगे, दो से कोई भी चीज करें। कि चाहे दार कम हो, दारों के पास पैसे कम, दोनों की वजह से लोगों की बाइंग पावर कम हो रही है, नहीं हो रही है, बिल्कुल होगी। और जब लोगों की बाइंग पावर कम होगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और डिक्रीज होगी। पहले 50 कप जो है ना वो खरीदने वाले थे, अब वो मार्केट में 45 कप हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसे कम हो गए, तो कॉफी नहीं अफोर्ड कर सक रहे। कॉफी हो गई, सब्जी हो गई, दाल हो गई, गोश्त हो गया, फ्रूट हो गया, मतलब फ्रूट नहीं अफोर्ड कर सक रहे, अब कम फ्रूट खरीदेंगे। फिर क्या होगा, कम फ्रूट खरीदेंगे या कम कॉफी जो है ना वो खरीदेंगे, तो उससे फिर जो जॉब्स हैं वो और कम होंगी, क्योंकि पहले 50 कप के लिए हमें 5 बंदे चाहिए थे, अब 40 कप हो गए तो हमें 4 बंदे चाहिए। फिर उससे दोबारा ये चीज होगी कि लोग, या तो उनकी सैलरियां कम होंगी, या तो लोग फायर होंगे, लोग फायर होंगे तो इसका मतलब है मार्केट में खरीदार कम हो गए हैं। और अगर सैलरी कम हुई है तो लोग, खरीदार उतने हैं लेकिन उनके पास पैसा कम हो गया। फिर ये विशेष साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, या ये होता है मनी होल्ड करने से। ठीक है, इसके और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स हैं, ये इकोनॉमी का एक मुश्किल टॉपिक है, जिसको मैंने कोशिश किया है कि आसानी से आपको समझाऊं, ताकि आपको इस्लामियात की हद तक तो समझ आ जाए चीज। ठीक है, इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें अभी। साकिब अगर आपका क्वेश्चन है तो फिर से पूछ लें। ठीक है, सबको क्लियर है, तो मैं फिर आगे चलता हूँ।
ठीक होगी, कोई सवाल नहीं आ रहा अच्छा, जक़ात भी जो है ना, वो भी इस चीज का प्रूफ है कि इस्लाम वोटिंग को मतलब डिस्करेज करता है। ठीक है, जक़ात तो वैसे हम इस तरह देखते हैं ना, हम क्यों देते हैं, क्योंकि भाई जक़ात फर्ज है तो 2.5% देने हैं। ठीक है, हमारा तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन जक़ात देने से हो क्या रहा है? सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। जक़ात देने से सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ तो हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज ये इमेजिन करें, मतलब मुझे जक़ात किस तरह इनकरेज करती है कि मैं पैसे जो है ना वो मार्केट में डालूं। ठीक है, दो एग्जांपल्स मैं इसकी आपकी। अगर मेरे पास करोड़ रुपए है ना, या मेरे पास 10 करोड़ रुपए है ना, तो 10 करोड़ रुपए होते हुए ना, 25 लाख देते हुए ना मेरी जान बहुत जाएगी। मैं नहीं देना चाहूंगा यार, मैं मतलब समझूंगा मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं 25 लाख रुपए से एक बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। चलो मेरे पास करोड़ रुपए हैं और मुझे 2.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, फिर भी मेरी जो है ना वो जान निकलेगी 2.5 लाख रुपए देते हुए, क्योंकि 2.5 लाख में भी कोई ना कोई छोटा बिजनेस मैं खड़ा कर सकता हूँ, मैं चिप्स का ठेला लगा सकता हूँ। ठीक है, उससे पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्यों क्या नाम है जो है ना ये पैसे जाया करूँ। ठीक है, मैं जक़ात को कोई डिसरिस्पेक्ट की नजर से नहीं देख रहा, मैं एक ह्यूमन माइंड को जो है ना जब उसके पास पैसा आ जाता है, मैं उसकी डिपिक्शन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, साइकोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल था, जिसमें ये बताया गया था कि इस्लाम में जो जक़ात का कॉन्सेप्ट है ना वो बिजनेस को किस तरह इंकरेज करता है। तो एक बिजनेसमैन जो है ना, वो एक एक रुपया जो है ना वो चाहता है कि वो उसके बिजनेस में कंट्रीब्यूट हो और उसका बिजनेस बढ़े। या इवन कोई बंदा जो है ना वो फ्री में पैसे देने से ना मतलब उसमें बड़ा घबरा रहा होता है। ठीक है, स्पेशली अगर उसके पास बहुत ज्यादा पैसे। ठीक है, स्पेशली अगर वो करोड़पति है। ठीक है, तो फिर से उस पर आते हैं, तो अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मेरे पास 10 करोड़ रुपए है ना, तो 25 लाख रुपए देते हुए ना मेरी जान जाएगी। मैं ये करूंगा कि यार कोई ऐसा तरीका आ जाए, लोग टैक्स इवेजन करते हैं ना। ठीक है, बेसिकली जक़ात क्या है, एक काइंड ऑफ अ टैक्स है ना। ठीक है, तो यहाँ भी ना लोग चाहेंगे कि यार अल्लाह की भी पकड़ ना हो और मैं ये टैक्स भी इवेड कर लूँ। सही है, तो वो क्या करेगा, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। वो लेट्स से अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो वो क्या करेगा कि 50 लाख का हॉस्टल खरीद लेगा। ठीक है, चलता हुआ बिजनेस है, लो रिस्क बिजनेस है। तो उससे क्या होगा, तो अब बाकी सिर्फ 50 लाख रुपए उसको ज़कात देनी पड़ेगी। सही है। अब फर्ज करें उसने हॉस्टल में इन्वेस्ट किया और दूसरी जगह वो क्या कर रहा था, वो 1.25 लाख रुपए ना वो ज़कात में दे रहा था। अब दोनों का आप इम्पैक्ट देखें, या मुझे आप ना चैट में भी बताते जाएं कि दोनों का क्या इम्पैक्ट होगा। 1.25 लाख ज़कात देने से वो तो 5 फैमिलियों को वो 1.25 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 फैमिलियों को 25,000 रुपए मिल गए। 25,000 रुपए में क्या ही कर लेगी फैमिली। आटा देख रहे हैं कितना महंगा हो गया है, आप तेल देख रहे हैं कितना महंगा हो गया, सब्जियां कितनी महंगी हो गई। ठीक है, उसमें क्या उनके 2 महीने गुजर जाएंगे। अगर बहुत कंजूसी से वो गुजारा करें 2 महीने गुजर जाएंगे, वैसे तो 1 महीना मुश्किल से गुजरता है। ठीक है, इस ग्रोसरी, तो चले उनका 1 महीना गुजर जाएगा। ठीक है, गुर्बत थोड़ी सी चलो उनको, तो उनका हाल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी जगह उसने वो 1.25 लाख बचाने के लिए क्या किया, एक 50 लाख का हॉस्टल खड़ा कर दिया। 50 लाख का हॉस्टल खड़ा किया है, उसमें 70-80 लोग हैं, या 70-80 स्टूडेंट्स जो रह रहे हैं। उन 70-80 स्टूडेंट्स के लिए 2-3 कुक तो चाहिए होंगे, या 2 कुक तो चाहिए होंगे। तो 2 कुक उसने रख लिए। 2-3 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होंगे बाहर, या 2 सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लग सकती है, 2 सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगती है। उसमें 2-3 मेड्स चाहिए होंगी, 2-3 मेड्स आ गई। उसमें वार्डन चाहिए होगा, वार्डन आ गया। उसमें मैनेजर चाहिए होगा, मैनेजर आ गया। उसमें कोई ऐसा लड़का चाहिए होगा जो सामान वामान ला दे बाकी सबके लिए, या कोई और छोटे मोटे काम कर दे, ऐसे 2-3 लड़के चाहिए होंगे। वो 2-3 लड़के। ठीक है, इसी तरह उधर प्लम्बिंग का काम होगा, हॉस्टल में होता रहेगा बिल्कुल। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम होता रहेगा, हाँ बिल्कुल होता रहेगा। उसमें एयर कंडीशन का काम, हीटर का काम, उसमें ये सारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। अब मुझे ये बताएं कि वो जो 50 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए, उसमें 30-40 लोगों का कारोबार हो गया। 30-40 लोग नहीं, चलो 20 लोगों का रोजगार लग गया। 20 लोग, एक एक फैमिली से कितनी फैमिलियां चल गई, 20 फैमिलियां चल। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो भी उसे 15,000 रुपए तो आप देंगे ना। वैसे तो मिनिमम वेज हमारी कितनी है, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, आप लोगों ने बताया अभी था 37,000 रुपए। ठीक है, तो चलो 37 नहीं, आप उसे 25,000 रुपए देंगे। उससे उससे इससे कम में तो आप नहीं काम करवाएंगे ना। ठीक है, अब 25,000 रुपए उसे देंगे, हालांकि मिनिमम वेज से कम नहीं देना चाहिए, ये
लीगली गलत है, लेकिन 25,000 रुपये आप देंगे उससे। आप कुक को जो है ना वो 25, 30, 40 हजार रुपये देंगे। आप जो छोटा मोटा काम कर रहा है लड़का, उससे क्या नाम है 20,000 रुपये देंगे। और जो जो वो काम कर रहा है तो कोई ना कोई लड़का उसे खर्ची दे दिया करेगा, या लड़की खर्ची दे दिया करेगी जो उधर रह रही है उस हॉस्टल में। सही है। इस सब से क्या हो रहा है, इस सब से एक एवरेज इनकम जो है ना उस बंदे की, वो तकरीबन कहीं पहुंच रही है, मतलब एक बंदे की 30, 40 हजार के करीब पहुंच रही है। ठीक है। दूसरी सूरत हाल में क्या था, वो बेरोजगार था, और हो सकता है कि वो किसी फैमिली की ऐसी की कफालत कर रहा हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा ज्यादा कमा रहा है तो चले हम कफालत को भी छोड़ें, वो जो 20 बंदे हैं वो 20 अपने घर चला लेंगे, इतना चला लेंगे कि गुजर सफर कर लें। इस हालत में तो नहीं होंगे ना, हैंड टू माउथ तो नहीं होंगे ना कि हमें जक़ात की जरूरत है, 25,000 रुपए आएंगे तो हम 10,000 रुपए राशन में खर्चा करेंगे। Recording है in ना, तो भी क्या नाम progress. है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो उससे जनरेट होगी। ठीक है, मतलब आप इस तरह भी बचा रहे हैं, मतलब आप कोई भी सूरत हाल सोच लें। ठीक है। 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप ऐसी ही सूरत हाल में पहुंचेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आप जनरेट करेंगे। दूसरी सूरत हाल देखने थे, लोग क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में भी ना, मतलब आपको इस तरह का भी फतवा मिल जाएगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो एक कंपनी है। चलिए, अगर ये एग्जांपल आपको ना समझ आए ना तो आप छोड़ दीजिएगा, आप जो है ना बस वो प्रोहिबिशन वाली क्या नाम है हेडिंग डाल के सूरह तौबा की आयत याद कर लीजिएगा, और बिजनेस वाली जो एग्जांपल मैंने दी है वो कर लीजिएगा। यहाँ चले छोड़े, मैं स्टॉक मार्केट की एग्जांपल नहीं दे रहा, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। मुझे ये बताएं, ये बिजनेस वाली एग्जांपल आपको समझ आ गई, ये विशेष साइकिल आपको समझ आ गया, आप प्रोहिबिशन ऑफ होर्डिंग का आप एक पैराग्राफ लिख लेंगे एग्जाम में जाके, ये मुझे बता दें समझ आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या है, केस वन मनी इन द मार्केट जॉब क्रिएशन एक्सेट्रा, केस टू मनी टू पीपल हु स्पेंड इट फॉर गुड्स एंड स्टफ। हाँ ठीक है यार, बेहतरीन अहमद, आपने इसको समराइज कर दिया। सर वो तो उनसे जॉब करवा के उनको सैलरी दे रहे हैं, वो जक़ात की कैटेगरी कैसे है, इनडायरेक्टली ही। नहीं, जक़ात की कैटेगरी नहीं है। देखिए आपके पास फरवा 1 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, साल पूरा हो गया तो आपने ना जक़ात देनी है। सही है। यहाँ मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मतलब आपके पास भी हो सकता है, मैं इसको चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप फिर वो ना सोचे ना कि मेरी ये नीयत है कि मैं ज़कात प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर इसलिए मैं अपने पे ले रहा हूँ। तो हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। सही है। और मैं एक बिजनेस मैन हूँ, और मेरा बिजनेस माइंड मतलब वो वाला हिसाब किताब है। अब मैं सोचूंगा कि यार मैं ये जो 2.5 लाख रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, या हाँ चले 2.5 लाख रुपए जो दे रहा हूँ ये किसी तरह बचा लूं, मतलब टैक्स बचा लूं या जक़ात ना देनी पड़े, और फिर मैं अल्लाह के सामने भी जो है ना वो गुनहगार ना रहूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पैसे को खर्च करूंगा ना। तो मैं जिसमें भी खर्च करूं, मैं चाहे बिजनेस में खर्च करूं या कोई चीज खरीदने में खर्च करूं, उससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। अब मैंने आपको मिसाल क्या दी थी, मैंने एक बिजनेस में खर्च कर दिया, हॉस्टल के बिजनेस में खर्च कर दिया। जब मैंने उसको हॉस्टल के बिजनेस में खर्च किया तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि मेरी 50 लाख रुपए की जो मैंने इन्वेस्टमेंट की उससे 50 लाख रुपए तो दी ना। अब सिर्फ जक़ात मुझे 50 लाख रुपए देनी है। अब मैं आपको ये बिजनेस जनरेट किया, उसका क्या इम्पैक्ट है। और इस्लाम जो है ना, ये जो बिजनेस जनरेशन है या स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ है, इस्लाम इसको इंकरेज करता है। ये हम आगे अभी इस पे आयात भी देखेंगे, इस पे अहादीस भी देखेंगे। ठीक है। तो मैंने लीगली जो है ना
मतलब अल्लाह के गजब से भी बच गया मैं, और मैंने जक़ात भी नहीं दी, और मैंने उसका एक और ऐसा तरीका निकाल दिया कि मेरी इनकम भी बढ़ गई और लोगों का भी फायदा हो गया। ये मैं कॉन्सेप्ट देखा। यस सर, यस सर, जी सर, नो नो सर, कैरी ऑन। ज़कात उन पैसों पर देनी होती है जो आपने होल्ड करके रखे होता है। बिल्कुल लाइबा, सही कह रही हैं आप। अच्छा, गॉट इट सर, बेहतरीन। अच्छा, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए डिटेल में समझाया है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 1 के जो टॉपिक्स है ना, जैसे नमाज हो गया, हज का टॉपिक हो गया, ज़कात का टॉपिक हो गया। ज़कात का थोड़ा सा टेक्निकल है, उस पे मैं क्लास तो रखूंगा ही जिसमें आपसे मैं ये चीज डिस्कस करूंगा कि भाई आपको जो जो क्वेश्चन है, जो जो मैंने नोट्स लिए हैं, तो हम वो उसमें से जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं वो हम कर लेंगे। लेकिन क्योंकि ज़कात की थोड़ी सी टेक्निक्स हैं, तो इस टॉपिक में मैंने कुछ कवर की हैं। सही है, और इसलिए मैं इतना ज्यादा क्योंकि ये ज़कात में भी रिपीट होंगी चीजें, तो इसलिए मैं इतना ज्यादा डिटेल में आपको ये चीजें समझा रहा हूँ। ज़कात ना लाने से बेहतर है बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ज़कात के पर्पज भी यही है, सर्कुलेशन होनी चाहिए। हाँ ठीक, वो आपने सही बात की है। अच्छा, अब हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। मुझे बताएं कि किसी को पता है, किसी ने पढ़ा है कि कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है? अगर आप सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मतलब उस पर्सन ने अपनी रकम कम कर दी है कि ज़कात कम देनी पड़े। हाँ, अपनी रकम कम की है बेसिकली। मतलब करोड़ से उसने 50 लाख रुपए के लिए आया है अपने बचे हुए पैसों को, तो वो 50 लाख रुपए पे ही ज़कात दे रहा है। अगर आप इसको इस तरह देख लिया लीना, तो हाँ इसी तरह है। सर, व्हाट अबाउट द प्रॉफिट अक्रूड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, इज इट हलाल फॉर द ओनर? हाँ भाई, क्यों नहीं? मतलब अगर उस हॉस्टल से उसको प्रॉफिट हुआ तो वो बिल्कुल हलाल होगा। और अब उस प्रॉफिट पे ज़कात होगी। ठीक है, प्रॉफिट तो कितना आएगा? 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, 3 लाख आएगा। सही है, तो 3 लाख पे कितनी? 7,000, 7,500 रुपये ज़कात होगी ना। ठीक है। अच्छा, हाँ, तो मुझे आप कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को ना बड़ा ब्रीफली समझा दें मुझे कि क्या होता है और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग। कैपिटलिज्म पब्लिक कैन ओन प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म एवरीथिंग बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। हाँ, ये अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है आपने। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपने अच्छा दिया है। किसने दिया है? आयशा ने दिया है। ठीक है, गुड हो गया, नो कॉन्सेप्ट। अच्छा, कैपिटलिज्म में स्टेट कंट्रोल नहीं होता और कम्युनिज्म में स्टेट कंट्रोल होता है। बिल्कुल समझिए, आपने सही बोला है। कैपिटलिज्म इकोनॉमी कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, कम्युनिज्म इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, आप तंजीला आप भी सही कह रही हैं। देखिए, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको समझ आने चाहिए अगर आप एक अच्छे सीएसएस एस्पायरेंट हैं, वरना इनके बगैर ना गुजारा नहीं है। और क्योंकि मैं इस्लामियत का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को इतना डिटेल में मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस पे फिर वही ऐसा टॉपिक है जिसपे लोग ना पीएचडी कर रहे होते हैं। ठीक है, इतना डिटेल का टॉपिक। लेकिन आप क्या कीजिएगा, फैजुल्ला, आप अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, या दूसरे लोगों को भी जिनको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इस पे वीडियोस देखिएगा, आप इस पे आर्टिकल्स पढ़िएगा। मतलब इस पे ना आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। इस्लामियात की हद तक मैंने इसको सिंपलिस्टिक तरीके में यहाँ समझाने की कोशिश की। ठीक है, ये जो आपके सामने चार्ट बना हुआ है, ताकि आप लोगों को मतलब ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का आइडिया हो जाए। अगेन इसको मैंने थोड़ा सा इसलिए डिटेल में समझाया है कि आगे मैं आपको नोट्स दूंगा, जिन अगर आपके कॉन्सेप्ट बने हुए होंगे तो वो आपको नोट्स पढ़ के ही आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। मतलब जैसे मैंने होर्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया, इसी तरह कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये अगर जिस बंदे ने इंटरनेशनल रिलेशन रखा होता है, यानी जिसने करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर कवर किया होता है ना, तो फिर इस टॉपिक में इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन जनरली मैं जब ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो इसमें टाइम लग जाता है। इसीलिए मैंने बोला था कि 2 घंटे की क्लास होगी। तो थोड़ा सा आज बियर विद मी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। और आप जो है ना, मतलब एंड में ना सिंपल सिंपल चीजें आएंगी, तो वो तो चले, उस पर इतना टाइम नहीं लगाएंगे आप। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये थोड़े से क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको बाकी सीएसएस के सब्जेक्ट्स में भी फायदा होगा। और इसमें तो हो गई, और मेरे नोट्स भी बेहतर तरीके से समझ आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, कैपिटलिज्म पब्लिक ओन्ड, कम्युनिज्म गवर्नमेंट ओन्ड। कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी, प्राइवेट बिजनेस। ठीक है यार, अच्छी बात है, आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट है इसका ना, तो देखिए 8-10 लोगों ने तो मुझे बता दिया है, और क्लास में भी शायद 34-35 लोग हैं। तो बाकी 20-25 लोगों के लिए यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। कैपिटलिज्म प्रॉपर्टी प्राइवेटली वर्क हार्ड कंप्लीट। हाँ, अच्छा,
ये जो लोग कह रहे थे ना कि प्राइवेटली ओन्ड और ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे थे। ठीक है, ओनरशिप जो होती है ना, मिल्कियत जो होती है ना, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होती है, और एक कम्युनिस्टिक या कम्युनिज्म में किसकी ओनरशिप होती है? ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट होती है। इस चीज को समझें। एक कंट्री है, कंट्री ए, या हाँ कंट्री ए, और एक है कंट्री बी। कंट्री ए के अंदर जो है ना वो 3 दुकानें हैं, कंट्री बी के अंदर भी 3 दुकानें हैं। ठीक है, कंट्री ए के अंदर जो है ना वो 3 दुकानें हैं, और वो है एबीसी। कंट्री बी के अंदर भी 3 दुकानें हैं जो है एबीसी। और ये जो 6 की 6 दुकानें हैं ना, ये कॉफी शॉप्स हैं। ठीक है, वहां पे कॉफी बेचते हैं लोग। अच्छा, अब जो कंट्री ए है वो या कैपिटलिस्टिक कंट्री है, इस कंट्री के अंदर जो 3 दुकानें हैं ना, उसके 3 अलग अलग मालिक। एक मालिक है जिनका नाम है अदील, एक मालिक है जिनका नाम है अहमद, और एक मालिक है जिनका नाम है फरवा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 3 मालिक हो गए, अदील, अहमद और फरवा। और जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है, या कम्युनिस्ट, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में फर्क है, लेकिन अभी आप समझ लेंगे एक ही मतलब है। कि जो कम्युनिस्ट कंट्री है उसके अंदर जो ओनरशिप है ना, वो गवर्नमेंट की है। और वहां पे अदील, अहमद और फरवा जो काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ मैनेजर्स के तौर पे काम कर रहे हैं और उनको सैलरी मिल रही है। वो वहां पे ओनर्स नहीं है, यहाँ पे वो ओनर्स हैं। ठीक है, तो ये फर्क हो गया कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं अलाउ करने होने दे रही कि वो दुकान खरीद लें। यहाँ पे तो गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है, आप लोग जितनी दुकानें बनानी है बनाओ, जिसको जितना, जिसको ओनर बनना है बन जाए। तो इसलिए अदील ने भी दुकान बना ली, अहमद ने भी बना ली, फरवा ने भी बना ली, और यहाँ पे वो मैनेजर बन के ही रहे और उनको सैलरी मिल गई। तो ये कंट्री जो है कैपिटलिस्टिक, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप अलाउड है। और ये कंट्री जो है कम्युनिस्टिक, यहाँ पे, या कम्युनिस्ट कंट्री जो है, यहाँ पे ओनरशिप नहीं अलाउड, यहाँ पे सिर्फ वो एज मैनेजर काम करना है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं प्राइसिंग पे। ये जो कैपिटलिस्टिक कंट्री है ना, यहाँ पे मैंने, मेरी जो दुकान है, अदील की जो दुकान है, उसने कॉफी की, उसने लाटे की प्राइस रखी है 1000 रुपए, अमेरिकानो की प्राइस रखी है 800 रुपए, ये मोका की प्राइस रखी है 600 रुपए, मोचियाटो की जो प्राइस है ना वो रखी है 400 रुपए। ठीक है, अहमद ने भी जो है ना हर कॉफी की अपनी अपनी मर्जी से प्राइस रखी है, फरवा ने भी हर कॉफी की अपनी अपनी मर्जी से प्राइस रखी है। जो कम्युनिस्टिक कंट्री है, जहां पे ये तीनों मैनेजर्स हैं, ओनर्स नहीं है, इनको जो है ना ऐसी प्राइस रखनी पड़ी है जो कि गवर्नमेंट ने बताई है। मतलब गवर्नमेंट ने बोली है कि यहाँ पे एस्प्रेसो का रेट जो है, या कैपेचिनो का रेट जो है, वो 500 रुपये ही होगा या 100 रुपये होगा। तो सारे तीनों दुकानों में जो है ना वो एक ही रेट चलेगा। ये होता है एक कम्युनिस्ट कंट्री, मतलब उसकी जो ओनरशिप होती है। अच्छा, अब आप पूछेंगे आज ऐसी किस कंट्री में हो रहा है, तो आज पे आप ना जाएं, ये जो आइडियल सिनेरियो होते हैं उनकी मैं आपको एग्जांपल्स दे दूं। अभी क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन यार एंड में बताइएगा जब मैं ये समझा दूं। फिक्स प्राइस, हाँ ठीक है, अहमद सही कह रहा है। ये मैं जब आपको सारी चीजें बता दूं ना, तो आप मुझसे ना फिर क्वेश्चन कर लीजिएगा, ताकि मतलब ये फ्लो थोड़ा बना रहे और आपको ना चीजें थोड़ी सी क्लियरली समझ आती हैं। अच्छा, अब प्राइसिंग पे आ गए। अब प्राइसिंग का भी आपको समझ आ गया। कैपिटलिस्टिक कंट्री में हर कोई अपनी मर्जी से प्राइस रख रहा है अपनी चीज। कम्युनिस्ट कंट्री में ऐसा ऑप्शन नहीं है आपके पास। वहां पे जो गवर्नमेंट आपको रेट बता रही है उसी चीज के हिसाब से आपको अपनी चीज की प्राइस रखनी। मतलब जो कॉफी है, जो उसकी टाइप है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। बस आपने अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया, या गवर्नमेंट ने चलो बोल दिया कि लाटे जो है ना उसका जो है वो 200 रुपये पर कॉफी प्राइस है, और जो एस्प्रेस कैपेचिनो है उस वो जो है ना हर दुकान पे जो है ना 100 रुपए की मिली। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया तो डिसाइड कर दिया। अब वैरायटी की बात आती है। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे तो मैं ओनर हूँ इस कैपिटलिस्टिक कंट्री में, तो यहाँ पे तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा वैरायटी रखूं। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा वैरायटी रखूंगा उतना ज्यादा लोग मतलब मेरे पास आएंगे, उतना ज्यादा मेरा मतलब वेल्थ क्रिएशन का चांस बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे
यहाँ पे वैरायटी की मतलब क्या, अगर मैं एक कॉफी भी रखूं तब भी मेरी सैलरी है, मुझे क्या नाम है 50,000 रुपये मिलेंगे। मैं अगर 10 टाइप्स ऑफ कॉफी रखूं, ज्यादा ज्यादा कोई तारीफ कर देगा। ठीक है, मैं तारीफ के लिए तो अब इतनी ख्वारी नहीं लूंगा ना। तो बस ठीक है, मैं यार बस ठीक है, एक ही तरीके की कॉफी चलती रहे अनटिल और अनलेस गवर्नमेंट मुझे बोले कि नहीं 10 तरीके की कॉफी रखो। वरना तो मैं, और गवर्नमेंट कितनी दुकानों को बोलेगी। ठीक है, तो यहाँ गवर्नमेंट अपने काम करेगी या ये कॉफियों के वो बताती रहेगी कि भाई कितनी कॉफियां रखो कितनी ना रखो। ठीक है, वो इतना निटी ग्रिटीज में नहीं जा सकती, हर चीज की हर कमोडिटी की निटी ग्रिटी में नहीं जा सकती। तो जनरली क्या होगा कि यहाँ पे वैरायटी भी जो है ना वो कम होगी, और यहाँ पे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे तो प्राइवेट ओनरशिप है। जितना क्या नाम है वैरायटी होगी उतने पैसे जितने। अब आ गई क्वालिटी की बात। अब ये जो कंट्री है कैपिटलिस्टिक कंट्री, वहां पे क्वालिटी बेहतर होगी तो मेरे कस्टमर्स ज्यादा होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी अहमद और फरवा की दुकान से क्वालिटी बेहतर हो ताकि मेरे पास लोग ज्यादा आए। यहां पे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अगर कम्युनिस्ट कंट्री में दुकान खोली है, मैं बोलूंगा यार ठीक है फरवा और अहमद के पास लोग चले जाएं, मैं फारिग बैठा रहूं, मैं तो इसमें ज्यादा खुश हूंगा। ठीक है ना, मैं क्यों क्या नाम है, जब मुझे एक ही जितने पैसे मिलने हैं तो मैं क्यों इनकरेज हूं कि भाई मैं क्वालिटी भी अच्छी रखूं वैरायटी भी ज्यादा रखूं, बस ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो। मुझे कौन सा फायदा हो। ये कम्युनिस्ट कंट्री में हो रहा होगा जनरली। यार ये क्या कमेंट आ रहे हैं। बिजनेसमैन और एम्प्लॉय प्रॉफिट लाइक जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। तंजीला मैं आपके सवाल पे आ जाऊंगा अभी। समझता हूँ मैं बाद में ना आपका सवाल। अच्छा, इनोवेशन, अब इनोवेशन ज्यादा किस में होगी। आपको क्या लगता है कि भाई इनोवेशन मतलब एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में ज्यादा होनी चाहिए या कम्युनिस्ट कंट्री में ज्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियसली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उनको रिवॉर्ड मिल रहा है इस चीज का। अगर मेरी सेल ज्यादा होगी, मुझे ये लालच होगी कि यार मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो उसमें मैं इनोवेशन भी लाऊंगा। हो सकता है कि मैं कॉफी के साथ जो है ना वो कुकीज भी रखना शुरू कर दूं। अब कॉफी के साथ मैं कुकीज रखूंगा, अहमद और फरवा तो ये नहीं कर रहे, तो लोग मेरे पास आएंगे, यार ये तो बेहतरीन है, कॉफीज और कुकीज का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या फिक्र है अगर मैं कम्युनिस्ट कंट्री में हूं कि कुकीज रखूं ना रखूं, बस ठीक है काम चलता रहे। वर्कर की सैलरी, मैं जब यहाँ शॉप ओनर हूँ कैपिटलिस्टिक कंट्री में, तो जो मेरा सबसे अच्छा बंदा होगा, जो सब कॉफी बना के देता है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, मैं उसकी सैलरी ज्यादा रखूंगा। मेरे अलावा अहमद और परवा भी यही करेंगे। लेकिन ये जो कंट्री है कम्युनिस्ट कंट्री, वहां आपकी सबकी सैलरी इक्वल होगी। वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वहां पे अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो भी आपको 100 रुपये मिलेंगे, अगर आप बुरा काम कर रहे हो तब भी आपकी सैलरी 100 रुपये होगी या 10,000 होगी जो भी होगी। ठीक है, लेकिन एक जितनी सैलरी होगी। लेकिन कैपिटलिस्टिक कंट्री में एक बंदे की सैलरी होगी 1 लाख, जो बेहतरीन काम कर रहा है, जो हमारा बेस्ट कॉफी मेकर है, ठीक है, जिसकी वजह से दुकान चल रही है, ठीक है, उसकी 1 लाख सैलरी कर दूंगा मैं। और जो बिल्कुल बेकार काम कर रहा है, या तो उसको काम से निकाल दूंगा या उसको मैं दे रहा हूँ यार 5,000 रुपये लो जान छोड़ो। ठीक है, क्योंकि उससे कोई छोटा मोटा और काम ले लूँ। तो यहाँ पे ये सैलरी डिफरेंस। और यही वाला बंदा जो है ना, अगर यहाँ काम करेगा ना, तो उसको 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा। उसको उतना ही पैसा मिलेगा जो फारिग बंदा है 5,000 रुपए इस जगह ले रहा था, तो इसको भी यहाँ पे भी 10,000 मिलेगा उस फारिग वाले बंदे को, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको भी 10,000 मिलेगा। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। किसी भी वक्त कोई भी ओनर किसी को फारिग कर दे, आप पूछ ही नहीं सकते। कोई क्या नाम है गवर्नमेंट नहीं पूछेगी भाई इसको क्यों निकाला, भाई काम नहीं कर रहा था निकाल दिया। यहाँ पे आप किसी को फारिग नहीं कर सकते, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है भाई, मुझे फारिग ही नहीं करना, मैं खुद सुकून में रहना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस कहाँ पे अच्छा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा होगा। यहाँ पे क्वालिटी भी इंश्योर हो रही है, यहाँ पे आपको वैरायटी भी मिल रही है, यहाँ आपको कॉफी के साथ बिस्किट भी मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे तो एक ही तरीके की कॉफी मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा। सही है। तो क्वालिटी कहाँ इंश्योर होगी, नहीं, कस्टमर एक्सपीरियंस कहाँ बेहतर होगा, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में। अफोर्डेबिलिटी, यहाँ जो लाटे है ना कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, ये कॉफी जो है कैपेचिनो, वो 1,000 रुपए का कप दे रहा हूं मैं। फरवा वाली शॉप पे वो मिल रहा है 800 रुपए। अहमद वाली शॉप पे वो मिल रहा है 1,400 रुपए। हर कोई 1,400 रुपए का कप अफोर्ड नहीं कर सकता। लेट्स से वहां पे अगर 100 लोग रहते हैं ना उस मुल्क में, तो 10 लोग कर सकते होंगे, 5 लोग कर सकते होंगे, 95 लोग नहीं कर सकते।
यहाँ पे 100 रुपए का कप है जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई 100 रुपए का कप होगा, यहाँ पे हर कोई अफोर्ड कर रहा होगा, तो यहाँ पे 100 लोग कॉफी पी रहे होंगे, यहाँ पे सिर्फ 5 लोग कॉफी पी रहे हैं वो लाटे वाली, बाकी तो चलो दूसरे फ्लेवर कोई अफोर्ड कर सकता होगा, लेकिन यहाँ पे हर कोई वो फ्लेवर अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, यहाँ पे जिसके पास पैसा है वही अफोर्ड कर सकता है। अफोर्डेबिलिटी की बात है, हु बेनिफिट्स इस सोसाइटी में जो है ना, यहाँ पे हार्ड वर्किंग का बेनिफिट है और रिच कस्टमर्स उनका बेनिफिट है, क्योंकि रिच कस्टमर तो हर चीज अफोर्ड कर सकते हैं, उसके तो मजे हैं। और दूसरा जो हार्ड वर्किंग बंदा है वो और मेहनत करेगा ताकि उसे और पैसे मिले। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाई हर किसी को कॉफी मिल रही है, तो इस कंट्री की ये वैसे बेहतरीन बात है कि हर बंदे को कॉफी मिल रही है, चाहे वो अच्छी कॉफी नहीं है, चाहे उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, चाहे क्वालिटी मेंटेन नहीं है, लेकिन हर बंदे को कॉफी जरूर मिल रही है। उसकी बेसिक नीड, यहाँ चलो अगर वो फ्रूट की शॉप थी तो हर बंदे को फ्रूट जरूर मिल रहा है, उसकी बेसिक नीड पूरी हो रही है। ठीक है, हु सफर्स, यहाँ पे गरीब लोग सफर करेंगे, 95 लोगों को तो कॉफी नहीं मिली, यहाँ वो फ्लेवर तो नहीं मिला ना जो बाकी अमीर लोग पी रहे थे, यहाँ पे हर किसी को मिल गया, यहाँ पे मतलब पुअर लोगों के मजे हैं, सबको कॉफियां मिल गई। ठीक है, अगर कॉफियों के साथ यहाँ पे शायद क्या कुकीज भी शुरू कर दें। अच्छा, उसके बाद इनक्वालिटी, यहाँ पे इनक्वालिटी क्रिएट होगी, क्योंकि मेरी दुकान अगर बहुत अच्छी चल गई, ठीक है, मैं तो इंश्योर करूंगा कि मेरी दुकान अच्छी चले, तो पीछे जो है ना हो सकता है कि अहमद की दुकान जो है ना वो अच्छी ना चल सक रही हो, फरवा जो है ना वो ऑलमोस्ट सर्वाइव कर रही हो बस आगे पीछे करके, मतलब कि मैं जो हूं ना वो साल के कमा रहा हूँ 1 करोड़, अहमद की दुकान कमा रही है 50,000, फरवा की दुकान कमा रही है 50 लाख। अहमद बोल रहा है यार 50,000 के लिए मैं पूरा साल मेहनत करूं, तो अहमद जो है ना वो बिजनेस से बाहर निकल जाएगा और सिर्फ एंड में 2 शॉप्स रह जाएगी, एक फरवा की शॉप रह जाएगी और एक मेरी शॉप रह जाएगी, फिर हम दोनों बिजनेस कर रहे होंगे, फिर हम दोनों का कंपटीशन होगा आपस में। यहाँ पे हर किसी की शॉप रहेगी, क्यों, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ओन कर रही है, ये लोग तो सिर्फ मैनेजर्स हैं। और अगर किसी, यहाँ पे क्या होगा, अगर अहमद की जो है ना वो शॉप का नुकसान हो रहा होगा, लेट्स से जो सारे लोग हैं वो फरवा और अदील की शॉप पे आके चाय पी रहे हैं, तो यहाँ कॉफी पी रहे हैं, तो अहमद की शॉप का जो नुकसान हो रहा होगा ना वो गवर्नमेंट उठाएगी और गवर्नमेंट उसे फंड करेगी कि भाई अच्छा तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम जो लोगों को नहीं दे सक रहे, हम तुम्हें देते हैं लोगों की सैलरी आने, तुम सामान नहीं खरीद सक रहे, हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम लोग क्या नाम है सामान खरीदो। ठीक है, और क्या बच गया, इनइक्वालिटी, एक सेकेंड, फेलियर कॉन्सिक्वेंस, बैड कॉफी शॉप फेल्स एंड ओनर्स लूज देयर मनी, ये बात मैंने आपको बता दी। नो शॉप फेल्स इवन इफ द कॉफी इज बैड बट एफिशिएंसी इज लो। अब आप मुझे जो है ना इन चीजों का जवाब दें, वेयर वुड यू लाइक टू ओपन अ शॉप एंड बाय, इन विच एरिया वुड यू लाइक टू वर्क एंड बाय। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कहाँ अपनी दुकान खोलना चाहेंगे, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में या यहाँ खोलना चाहेंगे और गवर्नमेंट को देना चाहेंगे। और अगर आप एक वर्कर हैं तो आप कहाँ काम करना चाहेंगे, एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में काम करना चाहेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपसे काम तो शायद ज्यादा लिया जाएगा, और यहाँ पे यहाँ पे करना चाहेंगे एक कम्युनिस्ट सोसाइटी, कम्युनिस्ट कंट्री में, जहाँ पे आपकी सैलरी भी फिक्स है और सारा कुछ फिक्स है। ये बताएं, कैपिटलिस्ट कैपिटलिज्म बोथ is creating classes in society differences, poor and rich inequality, survival of the fittest, utility stores, communism example, किराना स्टोर कैपिटलिस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो सही दिए आपने, कैपिटल एज अ वर्कर इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी फॉर बिजनेस, कम्युनिस्ट सोसाइटी फॉर, और एज अ सिटीजन आप कहाँ रहना चाहेंगे, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी में, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में। देखिए, आप कम्युनिस्ट कंट्री में रह रहे हैं, आपके फायदे बहुत हैं, आप कॉफी आपको मिल जाएगी यहाँ, आपको जो है ना वो या तो आप अमीर हो बहुत, फिर आपको कॉफी मिलेगी, वरना तो मुश्किल ही है। यहाँ पे तो हर बंदे को कॉफी मिल रही है। और देखिए ना, यहाँ पे आपकी दुकान भी तो बंद नहीं हो रही ना, अभी यहाँ पे अहमद की दुकान भी तो बंद हो गई थी ना, उसका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, पूरी साल उसने मेहनत की लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे तो उसको कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे उसकी जॉब भी सिक्योर है, तो ये भी तो फायदे देखे ना, मतलब कम्युनिस्ट कंट्री के भी तो फायदे हैं। फॉर बिजनेस प्रेफर आई वुड प्रेफर कैपिटलिज्म। अच्छा, हाँ लाइबा, लेकिन आपकी दुकान बंद हो सकती है इस वजह से। पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी फॉर मोर प्रॉफिट, ऑफ कोर्स कैपिटलिज्म,
कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कम्युनिज्म में वर्क बिकॉज देयर आर जॉब सिक्योरिटी। हाँ बिल्कुल, लोग सीएसएसपी इसीलिए करते होते हैं, जॉब सिक्योरिटी का, और भी चीजें, काफी सारे रीजंस होते हैं। अच्छा, लाइबा एंड फॉर सर्वाइवल आई विल गो फॉर कम्युनिस्ट। हाँ, कम्युनिज्म कम्युनिज्म कम्युनिज्म, लेकिन दोनों सोसाइटीज के ना अपने फायदे हैं और अपने नुकसानात हैं। ये जो इतनी कहानी मैंने आपको बताई ना, ये मैंने आपको इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का ना एक पॉइंट समझाने के लिए बताई है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या करता है। दोनों सोसाइटीज की जो अच्छी चीजें हैं ना, वो उठाता है और उनको मर्ज करता है, और दोनों सोसाइटीज की जो बुरी चीजें हैं ना, उनकी बुराई को कम करता है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। किस तरह? देखें, हम देखते हैं कुरानिक रेफरेंसेस, अहादीस ये चीज प्रूव करते हैं। इस्लाम इनकरेजेस वेल्थ क्रिएशन एंड बिजनेस ग्रोथ। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज थी वो क्या हो रही थी? बिजनेसेस ग्रो कर पा रहे थे ना। ये हैंड रेस किया किसी ने। सर आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? मैं कौन सा सेलेक्ट करूंगा? मैं कम्युनिस्ट सोसाइटी सेलेक्ट करूंगा, वहां पे ना काम करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, पैसे भी मिल रहे होंगे। तो खैर, तो नहीं यार, मैं देखिए पता नहीं क्या करूँ, मैं आपको क्यों बताऊं मैं क्या करूंगा। अच्छा, चलिए हम अभी ये डिस्कस करेंगे, इस्लाम इनकरेजेस वेल्थ क्रिएशन एंड बिजनेस ग्रोथ। हाँ, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की क्या अच्छी चीज थी? सबसे अच्छी चीज ये थी कि वहां पे वेल्थ क्रिएशन का जो है ना, आपको खुला मैदान मिल रहा था। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी वेल्थ क्रिएशन आप कर सकते हो, जितनी मेहनत करोगे उतने अमीर हो सकते हो, जितनी मेहनत करोगे उतना बिजनेस आपका ग्रो करेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही था ना, क्वालिटी, इनोवेशन, प्राइस सेटिंग, ये सारी चीजें मिला के मकसद तो एक था ना, कि वेल्थ क्रिएशन हो सके। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ओन कर रही है जैसा कम्युनिस्ट कंट्री में कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही यही था, सबसे इंपॉर्टेंट मकसद ही यही था कि वेल्थ क्रिएशन हो। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक कम्युनिस्टिक सोसाइटी का क्या था? जिसने पूछा था ना, मैं किस में प्रेफर करूंगा, मैं ऐसी सोसाइटी में प्रेफर करूंगा रहना जहां पे दोनों का अमलगम हो। और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आपको दोनों का अमलगम देता है। सोशलिज्म या कम्युनिज्म, इसका सबसे इंपॉर्टेंट या इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो और सोशल वेलफेयर एग्जिस्ट करे। वो क्यों सबके लिए कॉफी दे रहे हैं? वो इसीलिए दे रहे हैं ना कि भाई एक वेलफेयर का निजाम हो। ठीक है, चलेंगे, कॉफी की एग्जांपल थी ना, यहाँ पे हेल्थ सिस्टम होता, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम होता। ये इंश्योर कर रहे हैं कि सबको एजुकेशन मिले, सबको क्या नाम है, अपना क्या नाम है, हेल्थ हेल्थ फैसिलिटीज मिले। ठीक है, यहाँ पे तो हर कोई नहीं आगा खान जा सकता। ठीक है, आगा खान कराची में एक बड़ा और महंगा हॉस्पिटल भी है, साउथ सिटी एक और हॉस्पिटल है। मतलब हर कोई बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना इस तरह के हॉस्पिटल्स। ठीक है, या हर कोई कराची ग्रामर स्कूल या एचएसएन तो नहीं जा सकता ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वेलफेयर सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे हर कोई जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी इस तरह रखेंगे हर कोई अफोर्ड कर सके। लेकिन फिर वही डिबेट आ जाती है कि यहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो इस्लाम दोनों चीजों को इंश्योर कर रहा है, वाइल मेकिंग श्योर कि वेल्थ हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इस्लाम ऑल्सो encourages फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इंश्योर्स सोशल वेलफेयर। ठीक है, ये आपने दो पैराग्राफ बनाने हैं। एक पैराग्राफ आपने कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का बना के बोलना है कि इस्लाम ये भी करता है, एक आपने कम्युनिस्ट सोसाइटी का बना के बोलना है कि इस्लाम ये भी करता है। और अगर आपको लग रहा हो कि यार मेरे पैराग्राफ ज्यादा हो रहे हैं, तो दोनों को मर्ज करके भी आप लिख सकते हैं। अब आप रेफरेंसेस देखेंगे, इस्लाम जो है ना कहाँ कहाँ वेल्थ क्रिएशन को एनकरेज करता है। सूर्य बकरा की आयत है, आयत नंबर 275, अल्लाह हैज मेड ट्रेड लॉफुल एंड हैज फॉरबिडन यूजरी। अल्लाह ने इस्लाम जो है, इंटरेस्ट जो है ना, उसको हराम करार दिया है और ट्रेड को लॉफुल करार दिया है। मतलब यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है ये गवर्नमेंट ओनरशिप का। यहाँ पे ट्रेड लॉफुल है, जितना ट्रेड करना है करो, जितना पैसा कमाना है कमाओ। सही, यहाँ पे तो लॉफुल करार दिया ना, मतलब अलाउड है। आगे इनकरेज भी किया जा रहा है कि भाई हाँ ये चीज करो। सही बुखारी में देखें क्या है, द अपर हैंड इज बेटर देन द लोअर हैंड। यहाँ पे भी जो बेसिक एसेंस और प्रिंसिपल है ना, वो वेल्थ क्रिएशन का ही है।
कि जो ऊपर वाला हाथ है ना वो बेहतर है नीचे वाले हाथ से, मतलब ऊपर वाला हाथ देने वाला और नीचे वाला हाथ लेने वाला, ऊपर वाला हाथ बेहतर है। तो ये वेल्थ क्रिएशन को प्रमोट करता है। ये जो लोग आर्ग्यू कर रहे होते हैं ना कि यार मतलब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजारी, ठीक है, वो तो अभी थे ना, उनको तो एग्जाम्पल सेट करनी थी अपनी, ठीक है, वरना देखिए आसान जिंदगी कहाँ होती है, वरना अमीर हो तो आसान जिंदगी होगी ना। उन्होंने तो बाय चॉइस, वो उनके अंडर कितने यार अमीर लोग थे। आप हजरत उमर को देख लें, आप हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को देख लें, आप मुझे याद नहीं आ रहा जो सबसे अमीर सहाबी थे, बिन औफ करके उनका नाम था, लेकिन बहुत बहुत अमीर सहाबा ऐसे थे जो उनके साथी थे जिन्होंने उनके अंडर काम किया। और नबूवत से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, ठीक है। तो वेल्थ क्रिएशन उन्होंने, तो उन्होंने इनकरेज किया वेल्थ क्रिएशन। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको पता है ना जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना फाइनलाइज हो रहा था, तो और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना जा रहे थे, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि तीन ऐसी चीजें थी जो है ना ज्यूज ने कंट्रोल किया हुआ था, या जिनके थ्रू ज्यूज क्या करते थे, जो वहाँ के अरेबिया के लोग थे उन पर कंट्रोल करते थे। एक एंटरटेनमेंट के थ्रू, एक यूजरी के थ्रू, और एक मार्केट के थ्रू। तो उसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बेहतरीन मार्केट बनाई थी उस मार्केट के अगेंस्ट, और उस मार्केट को फ्लरिश कराया था। मतलब उस मार्केट को उनकी मार्केट से बेहतर बनाया था, उसका निजाम बेहतर बनाया था, उसकी गलियां बेहतर बनाई थी, उसमें प्रोडक्ट्स बेहतर रखी गई थी। और उस वजह से जो मुसलमान थे उनका तब रहन सहन बेहतर हुआ था, उनकी इकोनॉमी डेवलप हुई थी। और जो मुसलमान वहां से आए थे सब कुछ अपना छोड़ के, मक्का से सब कुछ छोड़ के यहाँ आए थे, उन्होंने दोबारा अपनी वेल्थ गेन की थी। और जो साहबी जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने जैसे ही वो आए थे ना, तो एक और वहां पे बंदा था जिन्होंने बोला था आप मेरे घर आ जाएं, ठीक है। उन्होंने बोला मुझे अपने घर ना बुलाओ, मुझे बस ये बता दो मार्केट क्या है, क्योंकि उनको पता था कि मैं एक दफा मार्केट में चला जाऊं, मुझे पता है कि पैसा किस तरह बना। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीजें इंश्योर कराई थी जिससे मुसलमान दोबारा तो जब भी आपको कोई आर्ग्यूमेंट देना, नहीं मतलब गुर्बत वाला कि नहीं यार इस्लाम तो इस तरह की जिंदगी पसंद करता है, और भाई इस तरह नहीं है, इस्लाम इनकरेज करता है वेल्थ क्रिएशन, सही है। एक दो, एक मैंने आपको लॉफुल वाली बात बता दी, एक मैंने आपको ये अपर हैंड वाली बात बता दी, एक मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हम पढ़ चुके हैं पहले। और ये जो मार्केट क्रिएशन की एक और चीज हम देख लेते हैं, इट इज बेटर टू लीव योर हेयर्स वेल्दी देन टू लीव देम पुअर। अब देखें यहाँ पे भी ये वेल्थ क्रिएशन ही इनकरेज हो रही है। जब आप वफात कर जाएं तो ये आपके लिए बेहतर है कि आप अपने वारिसों के लिए वेल्थ छोड़ के जाएं। वेल्थ कब छोड़ेंगे? जब आपने जिंदगी में वेल्थ कमाई होगी तो तब छोड़ेंगे ना, उसके बगैर कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए इस्लाम ये नहीं कहता कि यार आप जो है ना बिल्कुल सब चीजें छोड़ दो और पैसे कमाने लग जाओ, नमाज ना पढ़ो, आप हज ना अदा करो, लोगों के साथ धोखाधड़ी करो, इस्लाम में बिल्कुल नहीं कहता, ठीक है। आप सारी चीजें इस्लामिकली इंश्योर करो, और साथ में जो है ना वेल्थ क्रिएशन की तरफ रागिब रहो। और आप अगर देखें ना अभी इस्लामिक सोसाइटी पीछे क्यों है, यहाँ मुसलमान कंट्रीज 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं, पीछे क्यों है? और ज्यूज कितनी क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में आप क्यों है? डिफरेंस क्या है? वेल्थ का डिफरेंस है। एक और आयत देखते हैं या हदीस देखते हैं क्या लिखी है, हुएवर अर्न्स वेल्थ टू सपोर्ट हिज पेरेंट्स, चिल्ड्रंस और फैमिली, ही इज इन द पाथ ऑफ अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका आपको मतलब पता है ना, सिराते मुस्तकीम की जब बात आती है, ठीक। यहां भी ये कहा गया है कि जो बंदा पैसा कमाता है, जो बंदा वेल्थ अर्न करता है, पेरेंट्स की कफालत के लिए, बच्चों की कफालत के लिए, फैमिली की कफालत के लिए, वो अल्लाह की राह पे चल रहा है। यहाँ पे भी वेल्थ क्रिएशन इनकरेज की गई है। इसके अलावा आप जो है ना एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, यहाँ तो मैंने छोटी छोटी अहदीस लिखी है ना, यहाँ पे मैंने बड़े किस्से नहीं लिखे क्योंकि वो याद करने में आपको मुश्किल हो जाएंगे। आपको बेतहाशा मिसालें मिलेंगी, बेतहाशा मिसालें की इस्लाम वेल्थ को इनकरेज करता है, वेल्थ क्रिएशन को इनकरेज करता है। और ये मदीना वाली एग्जाम्पल, ठीक है। अब्दुल रहमान बिन औफ, हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद इस्लाम इनकरेजेस फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, वेल्थ क्रिएशन को तो इस्लाम इंश्योर, लेकिन जो वहां पे सारे प्रिंसिपल्स थे ना कम्युनिस्ट सोसाइटी में, इस्लाम वो इंश्योर करता है कि उसके जो इसके जो नुकसानात है ना कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के, वो यहाँ पे ना हो। ठीक है, और इसकी जो अच्छी चीजें हैं वो यहाँ पे हों। और बेसिकली ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनिस्ट, वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेलफेयर एग्जिस्ट करे, सोशल वेलफेयर एग्जिस्ट करे। और वो इस्लाम किस तरह इंश्योर करता है, अगेन बहुत सारी मिसालें हैं यहाँ पे, लेकिन जो छोटी छोटी आयत और हदीस थी वो मैंने लिखी है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और इनको भी देख लें। ये जो मैंने आपको बोली थी ये आयत आपको हर जगह काम आएगी। एंड दोज हु होल्ड गोल्ड एंड सिल्वर, ये होर्डिंग में हम पढ़ चुके हैं। और अगेन अगर होर्डिंग होगी तो सोशल वेलफेयर एग्जिस्ट, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि सोशल वेलफेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन हिंड्रेंस होगी। सही है। और उसको प्रूफ हम आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, आगे इस तरह की एग्जांपल्स आ रही हैं। अच्छा, और दूसरी हम देख लें आयत क्या है सूरह जारियात की। इन देयर वेल्थ देयर इज अ रिकग्नाइज्ड राइट फॉर द पुअर एंड द नीडी। आप जो दौलत कमा रहे हैं ना, ठीक है, सिर्फ वो आपकी नहीं है, जिस तरह कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में आपकी दौलत पे सिर्फ आपका हक है। नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जितना आप पैसा कमा रहे हैं वो सारा का सारा गवर्नमेंट का है। ऐसा भी नहीं है। इस्लाम में मयाना रवैया है। ठीक है, आप पैसे कमाओ जितने कमा रहे हो, लेकिन आपके पैसों में कुछ हिस्से पर जो है ना, वो गुरबा का भी हक है और जो जरूरतमंद है उनका भी हक है। और वो हक किस तरह इंश्योर किया जाता है, जक़ात के थ्रू इंश्योर किया जा रहा है। और इसके अलावा सदकात के थ्रू इंश्योर किया जा रहा है। और इसके अलावा और बहुत सारी इंकरेजमेंट्स हैं जो कि हमें इस्लाम की वेरियस टीचिंग्स में मिलती हैं कि आप एक अच्छा खासा चंक गुरबा पे और जरूरतमंदों पे खर्च करो। ठीक है, तो ये कुरान की आयत हमें ये लेसन देती है। इसके बाद अच्छा, एक और जो है ना वो खैर वो मॉडर्निज्म एंड इस्लाम पे भी हम एक लेक्चर रखेंगे। तो उसमें भी ये बड़ी डिबेट है कि इस्लाम जो है ना वो प्रोग्रेसिव रिलीजन नहीं है। ठीक है, तो यार वेल्थ क्रिएशन के बारे में भी, वेल्थ क्रिएशन ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है किसी को भी प्रोग्रेसिव कहने के लिए। मतलब 10 15 20 और आर्ग्यूमेंट्स हमें चाहिए, लेकिन ये भी एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। तो किस तरह भाई आप कह रहे हो कि इस्लाम एक प्रोग्रेसिव रिलीजन, इस्लाम तो इनकरेज कर रहा है क्या नाम है वेल्थ क्रिएशन को। अच्छा, हम फिर से इस पे आते हैं, जक़ात। हाँ, इन देयर वेल्थ देयर इज अ रिकग्नाइज्ड राइट फॉर द पुअर एंड द नीडी। और इसको इस्लाम किस तरह इंश्योर कर रहा है, जक़ात के थ्रू इंश्योर करा रहा है, सदकात के थ्रू इंश्योर करा रहा है, इनहेरिटेंस के और हाँ। हमें क्या समझ आया अब इतनी सारी बातें करके, 1 घंटा लगा के ये समझ आया कि सोशलिज्म या कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, इस्लाम इन दोनों की अच्छी चीजें उठाता है और उन्हें मर्ज करता है, और जो इनके फ्लॉज हैं उनकी कोशिश करता है। ठीक है, अब आपके 3 पैराग्राफ्स हो गए हैं इसमें, एक होर्डिंग पे, एक सोशलिज्म और इस्लाम पे, और कम्युनिज्म एक इस्लाम। ठीक है, आप इनको मर्ज करके भी लिख सकते हैं सोशलिज्म कम्युनिज्म वाले अपना सोशलिज्म और कैपिटलिज्म वाले पैराग्राफ को। लेकिन बेसिकली ये है। चलिए मैं आपके क्वेश्चंस देख लेता हूँ क्या आए हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 3 बड़े टॉपिक्स हैं जो कि हम करेंगे। एक बड़ा टॉपिक वोटिंग वाला था, एक ये वाला था, एक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पे था। ठीक है, जो आपका टाइम लेगा। बाकी जो है ना मैं आपको 1 1 मिनट में जो स्लाइड्स कराऊंगा, क्योंकि वो इतनी कोई उसमें अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें नहीं है। अच्छा, रिबा मार्केट एंटरटेनमेंट। हाँ अहमद, ये आपने अच्छा यार याद किया हुआ है, ये याद रखें चीजें। कैन एनीवन प्लीज टेल मी अबाउट टुडेज टॉपिक, आई ज्वाइन लेट मेरी इन अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सामा हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कर रहे हैं। अल्लाह इनकी आसानियां पैदा करे। अच्छा, इस्लाम्स बैलेंस, गेट रिच बट हेल्प अदर्स। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूँ, और ये सारी चीजें जो है ना वो वही बात कह रही हैं जो कि मैंने आपको बगैर स्लाइड खोले भी एक्सप्लेन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता करे, और आपके सब घर वालों को सब्र अता करे।
अच्छा, अब हम मोनोपोली के टॉपिक पे आते हैं। और एक सर, मैं एक कॉल आ रही है मुझे, मैं कॉल ले लूँ, मैं आता हूँ। हेलो। अच्छा जी, फरमानी blesses you financially, don't just raise your standard of living, raise your standard of giving। क्या बेहतरीन बात की आपने। अच्छा। अच्छा, मोनोपोली का टॉपिक अब डिस्कस करें। अब बताएं, आप लोगों को क्या पता है कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, मोनोपोली है क्या चीज? कुछ भी, अगर आपको आइडिया हो। अपनी मनमानी करना, वन प्रोड्यूसर एंड मोर यूजर्स। बिजनेस और एंट्री कंट्रोल में सिंगल सेलर्स, माफिया। चले, अब मैं आपको जो है ना, जो कॉफी शॉप की एग्जांपल दे रहा था ना, उसी से आपको मैं समझाता हूँ कि मोनोपोली क्या होती है। कंट्रोल ऑफ सिंगल एंटिटी, इजारादारी। हाँ, देखें, एक कैपिटलिस्टिक कंट्री जो थी, उसमें कितनी दुकानें थी? उसमें तीन दुकानें थी। एक दुकान थी अदील की, एक दुकान थी अहमद की, और एक दुकान थी फरवा की। सही है। अब मुझे बहुत ज्यादा कंपटीशन आ रहा था अहमद और फरवा की दुकान से। तो मैं सोच रहा था कि अब मैं इसको किस तरह कंट्रोल करूं। ठीक है, अगर मैं अपनी कॉफी सस्ती कर दूंगा तो मुझे क्वालिटी गिरानी पड़ेगी, कस्टमर फिर नहीं आएंगे मेरे पास। अगर मैं अपनी, क्या नाम है, क्वालिटी इंप्रूव करूंगा, तो वो कॉफी का रेट बढ़ाना पड़ेगा मुझे, तो फिर से कस्टमर नहीं आएंगे मेरे पास, क्योंकि कॉफी महंगी है मेरे पास। अब मैं क्या करूं? अब मैंने क्या किया, मैंने कहीं से पैसा लिया, और मैंने इन दोनों, पहले मैं कॉफी कितने की बेच रहा था, और अपने दोनों की दुकानें। अब क्या करूंगा मैं? अब खरीद, तो घंटी है ही नहीं, क्या नाम है, कॉफी की शॉप। तो जिसने भी आना है मेरे पास आना है। मैंने कॉफी का रेट कर दिया 2,000 रुपये। अब मुझे बताएं कि आप क्या करेंगे। अगर जिस बंदे को कॉफी चाहिए, या चलो मेरे पास चावल की दुकान है, जिस बंदे को चावल चाहिए वो मुझसे ही खरीदेगा ना, और किससे खरीदेगा? और तो कोई उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये चार बातें लिखी। देर आर नो कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स थे मेरे, अहमद और फरवा, लेकिन मैंने उनकी दुकान ही खरीद ली। अब सिर्फ मैं हूं जो बेच रहा हूँ पूरे मुल्क में चावल, या मुल्क में कॉफी, और कोई भी नहीं है। तो ये क्या किया मैंने मोनोपोली क्रिएट की। दूसरा यहाँ पे क्या किया, द मोनोपोलिस्ट सेट्स प्राइसेस हाउ एवर दे वांट।
मैंने 1 किलो चावल 2,000 के कर दिए, क्या करेंगे लोग? खरीदेंगे क्योंकि चावल खाने हैं लोगों ने। या आटा मैंने चलो 2,000 रुपए किलो कर दिया, क्या करेंगे? आटे के बगैर सरवाइव करेंगे? कर सकते हैं लेकिन मुश्किल है ना। तो ये वाली भी जो चीज है, मेरी वाली एग्जाम्पल में, इट होल्ड्स ट्रू। द मोनोपोलिस्ट सेट्स प्राइसेस हाउ एवर दे वांट। ये वाली चीज भी कर दी मैंने। इसके अलावा मैंने क्या किया? कंज्यूमर्स मस्ट बाय फ्रॉम देम इवन एट हाई प्राइसेस। यही होगा ना। 2,000 रुपए के चावल है, 2,000 रुपए का आटा है किलो, और कहीं से मिल ही नहीं रहा, आप मुझसे 2,000 रुपए में ही खरीदोगे। इट लिमिट्स चॉइसेस एंड रिड्यूसेस क्वालिटी बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिशन। हाँ, मैंने अब कॉफी जो बेच रहा था उसका टेस्ट भी खराब कर दिया। ठीक है, अब वो कॉफी जो है ना, मतलब 400 रुपए की क्वालिटी वाली कॉफी है, लेकिन मैं उसे 2,000 का बेच रहा हूँ। लेकिन आपके पास अवेलेबल ही नहीं है ना कोई और चॉइस, आप मुझसे ही खरीदोगे। मुझे कोई मोनोपोली की एग्जांपल दें पाकिस्तान की, जो यहाँ पे कोई मोनोपोली किसी भी चीज की हो। हाँ यार, एग्जांपल्स नहीं है। वापडा, आईफोन, वापडा की तो है एग्जांपल। जैसे कराची में के इलेक्ट्रिक है। भाई हम कुछ भी कर लें, कि इलेक्ट्रिक से ही बिजली लेंगे ना, और किससे बिजली लेंगे? ले ही नहीं सकते। भाई वो के इलेक्ट्रिक पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली दे रहा है इसको। लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए हम उन्हीं से लेंगे। तो इसमें फिर गवर्नमेंट का रोल आता है कि उसे रेगुलेट करे, लेकिन वो तो चले, फिर ये करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मोनोपोली का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। और ये जो मोनोपोली है, इस्लाम इससे मना करता है, इस्लाम इसको हराम करार देता है। इस्लामियात की हद तक हमें सिर्फ इतनी समझ आनी चाहिए थी मोनोपोली, और इस्लाम कहाँ इसको हराम करार देता है वो हम आगे देख लेते हैं। रेल, सीसीएल मोनोपोली थी, सैनिटाइजर से इसमें कहाँ ये वाली ऑलमोस्ट आपको एग्जाम दे चुका हूँ, और आपको समझ भी आ गई होगी। नहीं है तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना। अब हम देखते हैं, मोनोपोली को गलत करार देता है। अ मोनोपोलिस्ट इज अ रॉन्ग डूअर। कहां से ये हदीस उठाई है मैंने? सुनन अबू दाऊद से उठाई। ठीक है, जो भी मोनोपोली करता है, इज अ रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर डिक्लेयर्ड बाय। ठीक है। अच्छा, एक और हदीस देख। whoever hoards food so that he may increase its price for Muslims, Allah will afflict him with bankruptcy. कर लो जो करना है। कितना होर्ड कर लोगे खाना, कितना होर्ड कर लोगे चावल, कितना होर्ड कर लोगे गंदम, और कितने पैसे कमा लोगे? जितने भी पैसे कमा लोगे, अल्लाह ये वादा कर रहा है कि वो बैंकरप्सी से तुम्हें अफ्लिक्ट करेगा, कि तुम्हारा सारा पैसा तबाह हो जाए, या तुम अपने पैसे से फायदा ही नहीं उठा सकोगे। हम वैसे क्वेश्चन करेंगे, मुझे किसी ने भेजा था। वो क्वेश्चन रिलेटेड था हलाल इनकम और हलाल फूड से। हलाल फूड का तो चलो मैं आपको शेयर कर दूंगा। हलाल इनकम का उनके ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, और सीएसएस के भी कुछ पास पेपर में ये क्वेश्चन था। सिलेबस चेंज के बाद नहीं, उससे पहले ये क्वेश्चन हुआ था। तो उसमें फिर हम बरकत का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें हम करप्शन और ब्राइबरी को भी डिस्कस करेंगे, उसमें हम और बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये भी इसी तरीके का है, कि आप कुछ भी कर लो, भले से किसी भी तरीके से आप पैसे बना लो, लेकिन उसमें या तो बरकत नहीं होगी, या आपके पास से वो पैसे चले जाएंगे। ठीक है, आखिरत में तो होना ही होना है साहब। दुनिया में भी जो है ना, वो इतनी आसान छूट नहीं है कि चलो ठीक है दुनिया तो अच्छी गुजर गई, बात। तो इस वजह इससे बड़ी, इसलिए तो कोई वही नहीं हो सकती। ठीक है, तो मोनोपोली इतनी ज्यादा डिस्कस है, और इसीलिए ये हराम करा है इस्लाम। ठीक है, तो मोनोपोली का कॉन्सेप्ट जब आप इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पे आप अपना क्वेश्चन बना रहे होंगे, आंसर दे रहे होंगे, तो उसमें मोनोपोली को भी आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इस्लाम में मोनोपोली डिस्करेज की गई। ठीक है, तो ये आपका चौथा या पांचवा पैराग्राफ हो जाएगा। इसके बाद भी प्रोहिबिट की गई है। अब गैम्बलिंग सिर्फ जुआ नहीं है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट
जुआ है जो कि प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। सही है, इससे मिलती जुलती भी जो चीजें हैं ना वो भी प्रोहिबिटेड है। इससे मिलती जुलती चीजें क्या है, लॉटरी के टिकट खरीदना। ठीक है, ऐसा लॉटरी का टिकट खरीदना कि भाई 1,000 लोग खरीद रहे हैं लेकिन 5 लोगों की लॉटरी निकलेगी, बाकी सारों के पैसे डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये भी गैम्बलिंग ही कहलाएगी, इसलिए ये हराम है। हराम। सही है। उसके अलावा डे ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। अच्छा, आ, अब मैं आलिम नहीं हूं लेकिन चलें, ये एक एग्जांपल है जो कि आप अगर कोट कर देंगे तो ठीक है, ये सही करार दे दी जाएगी। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक तो ये होता है ना कि आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स परचेज करें। सही है, लॉन्ग टर्म के लिए आप परचेज करें, आपकी उसमें कंपनी में ओनरशिप हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई जो है ना, इस्लाम इसको हलाल करार देता है अनटिल और अनलेस वो कंपनी जो है ना वो कोई हराम का काम नहीं करती। ठीक है, मतलब वो इंटरेस्ट पे अपना बिजनेस ना कर रही हो, वो अल्कोहल ना सेल कर रही हो, वो सिगरेट ना सेल कर रही हो, या वो कोई ऐसी चीज ना सेल कर रही हो जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा हो, और आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो वो उतना ही हलाल है या हराम है जितना आप हॉस्टल में इन्वेस्ट कर रहे थे। सही, हॉस्टल भी तो एक कंपनी ही थी ना, काइंड ऑफ कंपनी जहां आप इन्वेस्ट कर रहे थे, इसी तरह किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर्स, ठीक है, इस पे इजमा है कि भाई ये हलाल है। सही है, लेकिन अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब अभी मैंने स्टॉक खरीदा, अभी थोड़ा सा ऊपर गया, अभी मैंने बेच दिया, इसको जो है ना काफी सारे स्कॉलर्स जो है ना वो हलाल नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उस पे आपका कब्जा नहीं आया, इस पे और भी दो तीन चार कंडीशंस हैं जो कि नहीं मिली। तो इसको गैम्बलिंग के जुमरे में लाते हैं कि ये तो आपने जुआ खेला, कि वो ऊपर भी जा सकती थी मार्केट, नीचे भी जा सकती। जा तो ये मतलब लॉन्ग टर्म में भी जा सकती है, 1 साल के अरसे में भी जा सकती है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट का ग्राफ देखें ना, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स स्टॉक मार्केट ग्रो ही करती है। ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 30 ईयर्स हमेशा ग्रो ही ग्रो करती है। ठीक है, तो वो गैम्बलिंग नहीं होती। गैम्बलिंग ये आपने अभी खरीदा, आधे घंटे में बेच दिया, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, या आपने क्या नाम है नुकसान में बेच दिया कि भाई ज्यादा नीचे ना गिर जाए। इसको जो है ना गैम्बलिंग के जुमरे में ला के काफी सारे उलमा इसको हलाल नहीं करार देते। तो ये भी एक ऐसी चीज है जिसको इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में गलत समझा जाता है। ठीक है, एक और हो गया पैराग्राफ। अच्छा, इसके बाद है, यार इसके बाद ये एक लंबा टॉपिक है, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम। उसके बाद बस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ऐसे एक एक मिनट में मैं कराता जाऊंगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा, देखें, यार मेरे ख्याल से तो हमें, अच्छा, देख लें, डिसाइड कर लें। मैं तो कह रहा हूँ कि पढ़ लेते हैं, आधे घंटे में, पौने घंटे में ये टॉपिक कवर हो जाएगा, कल खत्म कर देंगे सर। यार देखें, ज्यादा लोग कह रहे हैं कि खत्म कर दें, तो मेरे ख्याल से कर देते हैं टॉपिक। ठीक है, अभी मैं आपको वैसे बताता हूँ कि कितना रह है। ये इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है जो कि आपने बड़ा अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि पास्ट में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पे सवाल आ चुके हैं। ठीक है, सिलेबस चेंज के बाद नहीं आया, लेकिन फिर भी ये इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें मुदारबा है, मुशारका है, और क्या है, इजारा है, ये मुराबा मुराबा है, और एक कर्ज हैं, ये डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद इस्लामिक टैक्सेशन है। इस्लामिक टैक्सेशन को डिटेल में हम नहीं करेंगे, बस ये न्यूज में ये पूछे जाते हैं, और बहुत ज्यादा इसके ना, ये खुम्स हो गया, उशर हो गया, जजिया हो गया, ये फे हो गया, ये आपके पास पेपर्स में आपको मिलेंगे। और मैंने 1980 से जो है ना वो पास पेपर्स किए हुए थे एमसीक्यूज के, तो ये जो है ना फ्रिक्वेंटली पूछी जाती थी ये चीजें। तो इसको हम बहुत जल्दी करेंगे। उसके बाद बैगिंग है,
इस्लाम में डिस्करेज है। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस है, ये भी 2 मिनट में करा दूंगा, ये 2 मिनट में करा दूंगा, कर चुके हैं। और कुछ मैं करा दूंगा। तो ये चार जो है ना होते हैं, और ये जो सारे इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम, ये बहुत छोटा है, ये 15-20 है। ये जो है ना, अब डिपेंड करता है, ये आपको जितनी देर में समझ आए उतनी देर का टॉपिक है। तो हाँ, अच्छे समझ, नहीं ठीक है। फिर अगर आप लोग चलो ठीक है, बस फिर इंशाल्लाह कल कर लेंगे या ट्यूसडे को। कल अगर मुझे कहीं जाना हुआ तो ट्यूसडे को हम इसको कर लेंगे, या तो कल कर लेंगे। मैं सुबह आपको बता दूंगा। मैं रात का प्रोग्राम नहीं हुआ तो फिर मैं कल कर लूंगा। मैं इसलिए नहीं ज्यादा आप लोग को पुश कर रहा, क्योंकि इसमें मतलब काफी ज्यादा अटेंशन चाहिए, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। अ, तो चलें ठीक है इंशाल्लाह, क्लास को कॉल ऑफ करते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपको हुआ करे, मुझे एडमिन के थ्रू भेज दिया करें, नहीं तो इंशाल्लाह यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। चलें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू गाइस।